हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय यूपी-ट्यू या यूपीएसडब्ल्यू एकेट्यू की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ी है वैसे ही समस्याएं और आगे बढ़ती जा रही हैं और नई नई समस्याएं आ रही हैं। इसीलिए आज हम एक नए समस्या को दूर करने के लिए एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका नाम है, जिसके बारे में आप सबसे समझ लीजिए कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको क्या क्या लगाना होगा। अब ये जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो नाम आता है कि जिनका रिजल्ट इस साल के जो एग्जाम हुए हैं उसमें नहीं आ पाए। जब से सबसे पहला नाम आता है डिप्लोमा होल्डर्स। जो डिप्लोमा होल्डर के जो स्टूडेंट है जो लेटरल एंट्री के माध्यम से यूपी-ट्यू में एडमिशन ले रहे हैं, अभी उनका जो एग्जाम है वो 25 सितंबर से शुरू होके 14 अक्टूबर तक एग्जाम हुआ है। तो ऐसे में 2 से 4 दिनों के अंदर जो आपकी 19 तारीख से काउंसलिंग शुरू हुई है, उतना जल्दी तो 5 दिन में रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो ऐसे लोग हुए। इसके साथ ही जो इम्प्रूवमेंट के होते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम के जो लोग होते हैं सीबीएसई बोर्ड के या किसी और बोर्ड के, तो उनके जो इम्प्रूवमेंट के जो एग्जाम होते हैं उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से जो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट होते हैं जिनका एग्जाम फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ, यहाँ तक कि सितंबर में एग्जाम कराया गया है, उनके भी रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो वो कैसे इस तरह से यूपी-ट्यू की काउंसलिंग में करा के अपने एडमिशन को पूरा करेंगे और वो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, आज उसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन इस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है वो किस डॉक्यूमेंट का यूज करके अपना एडमिशन करा पाएंगे और क्या क्या कंडीशन है। क्योंकि आपको कंडीशन तो समझना ही होगा, क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा करते हैं और इसके साथ ही ओरिजिनल नहीं जमा करते हैं तो आपको सबसे अधिक नुकसान होगा, और ये नुकसान आपको किस रूप में होगा ये आप सभी जान लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया गया है, जिसे हम घोषणा पत्र के नाम से ही जानते हैं या शपथ पत्र, दोनों एक ही चीज है। आप इसे ध्यान से पढ़ते रहिएगा। मैं जहाँ पे समझाने वाला होगा, जहाँ पे समझाने वाला पॉइंट होगा, मैं वहाँ पे फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया, मैं इसे व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा या आप मैं लिंक भी बता दूंगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले लिखा गया है कि मैं छात्र या छात्रा, अगर आप बॉय हैं तो अपना नाम लिखिएगा, लड़की हैं तो आप अपना नाम लिखिएगा। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। पुत्र और पुत्री, आप अपने पिता या जो माता जी हैं जो भी आपके हैं उस प्रेजेंट टाइम में, उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा, वही आपका यूपीएसडब्ल्यू दिया गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग हेतु निर्धारित डिप्लोमा स्नातक का परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है। जैसे डिप्लोमा का अभी तो एग्जाम हुआ है, इसी तरह से ग्रेजुएशन के जो एग्जाम हुए उनके रिजल्ट, इसके अलावा भी कोई हो सकता है तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख सकता है। ठीक है, जैसे डिप्लोमा के हुए तो आपको इस पे जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आप टिक कर लीजिएगा। अगर आप स्नातक के हैं तो आप स्नातक पे टिक कर लीजिएगा। घोषित नहीं हुआ है, जिसके कारण से निर्धारित अर्हता के अंक एवं श्रेणी का उल्लेख ऑनलाइन काउंसलिंग में मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये नहीं मैं बता पा रहा हूँ कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, मेरा कितना परसेंट है या कितना नहीं है, इसको मैं जानकारी अभी नहीं दे पा रहा हूँ बोर्ड को। अतः अनुरोध है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, आप इसे पढ़ते रहिएगा जिससे आपको भी समझ में आएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त पाठ्यक्रम का परीक्षाफल भौतिक सत्यापन, जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जब आपकी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको कॉलेज में जाके एडमिशन कराना होगा, वही आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग के समय तक जमा करने की अनुमति इस आशा से प्रदान की जाए कि प्रवेश हेतु यदि अनुत्तीर्ण, देखिए अगर आप फेल होते हैं या जो आपका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है कि आपका इतना नंबर आना ही चाहिए, इतना परसेंटेज आना चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा, उतना आपका होगा, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी, अगर मान लिया कि आप फेल हो जाते हैं या उससे कम आता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और इस कंडीशन में क्या क्या होता है, इस कंडीशन में होता क्या है कि जो आपका पूरा एडमिशन का फीस लगता है 1 साल का, वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, ना ही काउंसलिंग फीस ना ही एडमिशन फी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जिससे आपको बात समझ में आएगा। जैसे कई लोग होंगे जो यूपी-ट्यू में एडमिशन ले रहे होंगे पॉलिटेक्निक के माध्यम से, जो डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं 3 इयर्स के, उसके बाद वो जाते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से, जो 4 साल का कोर्सेज होता है उनका 3 साल का होता है। ऐसे में अगर पॉलिटेक्निक के लास्ट ईयर में किसी का बैक आ जाता है तो वो इस तरह से यूपी-ट्यू में बीटेक के कोर्सेज नहीं कर सकता, ये नियम होता है। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, पॉलिटेक्निक में लास्ट ईयर में आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो आप वहाँ पे जाके बीटेक नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में जब आप बीटेक को छोड़ेंगे तो आपकी जो पूरी फीस आपने जमा किया है वो पूरा वापस नहीं होगा, एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। जैसे कोर्ट की बात आती है या न्यायालय में जाइए, या कह सकते हैं कि जो बोर्ड पूरा हेड है वहाँ पे यूपी-ट्यू का जो बोर्ड है वहाँ पे आप जाके इस तरह से अप्लीकेशन देते रहिए कि मेरा पैसा वापस दे दीजिए, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से हर, जैसे अभी हमने बताया ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया या जो इम्प्रूवमेंट की बात आती है कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका ये पैसा
वापस नहीं होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद की बात किया। और इस लेटर के लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो वही लिखा गया है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी है। इसमें ना तो बोर्ड की कोई जिम्मेदारी होगी, ना तो किसी कॉलेज की जिम्मेदारी होगी, इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि इसमें आप पूरा साइन करेंगे, पूरा आप एक शपथ ले रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, मेरे साथ होता है आगे आने वाले समय में, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। यहाँ पे लिखा भी है आगे कि उक्त से अवगत होते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान करने की कष्ट किया जाए। जो इस समय काउंसलिंग हो रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण भी मुझे इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के मौका दिया जाए और मेरा एडमिशन होने में कोई भी अगर समस्या आ रही है तो उसको फटाफट दूर करने की कृपा किया जाए। उक्त नियम व शर्तें मुझे मान्य है। जो भी इसे कह सकते हैं कि बोर्ड के माध्यम से या जो स्कूल के माध्यम से जो डिसाइड किया जाएगा वो सभी मुझे मान्य है। तथा यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम का नाम भरना होगा। पाठ्यक्रम की प्रोविजनली सीट अलॉटमेंट करने की अनुमति प्रदान की जाए। अगर आपको बीटेक में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो वो हमें दिया जाए, या बीटेक में मैकेनिकल का मिल रहा है वो हमें दिया जाए। इसी तरह एमबीए, एमसीए जो भी आप जिस कोर्सेज के लिए लेना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके साथ लास्ट में कुछ और पॉइंट दिया गया है जिसे आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी आपको फिल ही करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट फिल करना होगा। डेट यही जो चल रहा है आजकल, यही सबको आपको फिल करना है। यहाँ पे रहेगा इस साइड में है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर बनाना होगा। नाम देखिए, अब अभ्यर्थी का हस्ताक्षर सभी का अलग अलग हो सकता है। नाम तो एक सिंपल में लिखा जाता है जिससे आम आदमी भी पढ़ सकता है, लेकिन सिग्नेचर जो होता है कि अधिकतर लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जो करते हैं वही अधिकतर जानते हैं। तो सिग्नेचर आप किसी प्रकार से करिएगा, लेकिन जब नाम लिखिएगा तो एक अच्छे तरीके से लिखिएगा जिसे एक नॉर्मल व्यक्ति भी पढ़ ले। एप्लीकेशन नंबर आप जानते हैं क्या है, रोल नंबर क्या है। यहाँ पे बात आती है कि यूपीएसडब्ल्यू के रैंक में हम क्या क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको विस्तार से बता देना चाहता हूँ कि अगर जिनकी रैंक जनरल है तो यहाँ पे जनरल की रैंक लिखेंगे। ज़्यादा लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट में आपको लिख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे तक आ जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं। जनरल रैंक देखिए एक क्रम से लिखिएगा, जैसे जैसे आपका जैसे रैंक कार्ड में जो रैंक दिया गया उसी के अनुसार आपको लिखना होगा। अगर अधिक है तो आप उसको ब्रैकेट में करते चले जाइएगा। लास्ट में आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर वो लिखना है जो इस समय रजिस्टर्ड है, जिसपे या फ़ोन कॉल्स आते हैं या मैसेज आसानी से आ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जिन दोस्तों को, जिन भाई बहनों का अगर रिजल्ट नहीं आ पाया, फाइनल रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है, वो इस शपथ पत्र का यूज कर सकते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल भी इसी तरह से लगाया गया था शपथ पत्र। तो पिछले साल का जो डेट दिया गया था वो 29 जुलाई दिया गया था कि 29 जुलाई के पहले आप सभी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। पिछले साल भी इसी तरह से लेट हुआ था, क्योंकि पिछले साल आप जानते हैं कि भारत में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। इसके कारण से भी कई एग्जाम बहुत ही देरी से संपन्न हुए थे। जब देरी से होंगे तभी देरी से ही रिजल्ट आते हैं। ऐसे में वही नियम इस बार भी लगाया गया है कि जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो इसका यूज कर पाए। अब ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरू में ये भी बताया था कि जिनके पास अभी तो ये फॉर्मेट अभी कल ही अपलोड किया गया है, इसके पहले इन्होंने जो 19 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया था उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है उनको मैंने बताया था कि इसी तरह से आप एफिडेविट, उसे भी शपथ पत्र ही कहा जाता है, वो कचहरी से बनवाएं। तो चाहे आप कचहरी से बनवा लें वो भी ठीक है, या आप इसे जिन्होंने उसको अपलोड कर दिया वो भी अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी अपलोड नहीं किया है वो अब इस वाले फॉर्मेट को अपलोड करें तभी फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा उससे भी मिलेगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि जो बोर्ड के माध्यम से डिसाइड होता है वो अच्छा होता है, लेकिन अभी तक नहीं आया था तो इसलिए वो चल रहा था। लेकिन अब आप लोग इसको अपलोड करिएगा। जिन्होंने अपलोड कर दिया उनके लिए कोई भी परेशानी की दिक्कत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसकी पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की होगी। लेकिन अब अगर आप इस तरह से ये जिम्मेदारी ले रहे हैं शपथ पत्र में तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार से बने रहिए, और आपको जो फ़ोन कॉल्स दिए गए हैं, जो नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर फ़ोन करते रहिए, मैसेज करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करते रहिए। जो भी समस्याएं, छोटी से छोटी समस्याएं, बड़ी से बड़ी समस्याओं के लिए केएलडी क्लासेस को कांटेक्ट करिए। और अच्छा लगे वीडियो तो केएलडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का केएलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।